जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11th अध्याय 8 डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिन लोगों के पास बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आमतौर पर पर्याप्त पैसा नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। आमतौर पर यानी हमेशा पैसा नहीं होता, वो हमेशा गरीब होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? मरुस्थल विकास योजना मरुस्थल के विकास के लिए है, ना कि गरीबों के कल्याण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पूंजी का उदाहरण है? तो भौतिक पूंजी का उदाहरण है मशीन और इमारत, यानी सही आंसर क्या है? डी, यानी मशीन और इमारत को हम भौतिक रूप से देख सकते हैं, तो ये भौतिक पूंजी का उदाहरण है। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व को मान्यता दी? 7वीं पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व को स्वीकार किया या मान्यता दी। नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण वित्त व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में डैश में की गई। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 1982 में की गई। आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य क्रेडिट प्रदान करना है। क्रेडिट मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसे ऋण प्रदान करती है? ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग को ऋण प्रदान करती है। वर्तमान में डैश सेक्टर भारत में सबसे अधिक रोजगार प्रदाता है। तृतीय क्षेत्र, आजकल अधिकांश लोग सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारत में बेरोजगारी के कारण कौन सा है? बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। इतनी बड़ी जनसंख्या को जो सरकार है वो रोजगार देने में समर्थ नहीं है, इसलिए यह बेरोजगारी का मुख्य कारण है। खाली स्थान, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग जो काम करने के लिए सक्षम और इच्छुक हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता। एक सक्षम और इच्छुक, यानी सक्षम का मतलब है कि आपके पास काम करने के लिए आवश्यक कौशल है, और इच्छुक का मतलब है कि आप काम करने की इच्छा भी रखते हैं। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं शहरी क्षेत्रों की तुलना में। डैश किसानों को एक आश्वासन देता है कि सरकार द्वारा किसानों की उपज खरीदने के लिए न्यूनतम मूल्य तय किया जाएगा। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को बोलते हैं एमएसपी। कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय बाजार का विनियमन। मतलब क्या होता है कि जो किसान होते हैं जब वो बाजार में अपनी फसल बेचने जाते हैं तो उनके साथ कई प्रकार की धोखेधड़ी होती है। कम तौला जाता है और उनको कम पैसे दिए जाते हैं। तो ऐसी गतिविधियों को नियमित करना क्या कहलाता है? बाजार का नियमन। तो कृषि विपणन में सुधार के लिए सरकार को सबसे पहले क्या करना चाहिए? बाजार का नियमन करना चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य ऐसे क्षेत्र हैं जो लोगों के बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। तो बेहतर जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है? कि हम शिक्षित हों और स्वस्थ हों। मानव पूंजी निर्माण समय के साथ मानव पूंजी भंडार में जोड़ने की प्रक्रिया है। मतलब यदि मानव पूंजी निर्माण हो जाए तो मानव पूंजी भंडार में अपने आप वृद्धि होगी। गरीबी उन्मूलन के JGSY कार्यक्रम में डूबा था SGRY। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले भोजन और गैर खाद्य पदार्थों को गरीबों के बीच वितरित किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्य पदार्थ गरीबों को प्रदान किए जाते हैं। सही गलत? गरीबी की सापेक्ष अवधारणा देश में असमानता के स्तर का आकलन करने में मदद करती है। तो सापेक्ष का मतलब है कि हम असमानता देखते हैं कि
बिहार में बहुत गरीब है और मुंबई में नहीं है। तो ये क्या है, सापेक्षिक गरीबी जो है असमानता के स्तर का आकलन करती है। गरीबी उन्मूलन को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 2 आयामी दृष्टिकोण अपनाए हैं, ये गलत कथन है। जीवन प्रत्याशा शिक्षा के स्तर का सूचक है। जीवन प्रत्याशा जो है वो स्वास्थ्य के स्तर का सूचक है, ना कि शिक्षा। लोग कभी कभी बेहतर रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन करते हैं। ये सही है, अगर आपको एक जगह रोजगार ना मिले तो आप दूसरी जगह रोजगार की तलाश में जाएंगे। विवाह और उत्सव के अवसर जैसे सामाजिक उद्देश्य के लिए उत्पादक उधार है। यदि आपने विवाह के लिए कोई उधार ले लिया तो ये उत्पादक उधार थोड़ी होगा, क्योंकि इससे किसी उत्पादन में तो वृद्धि नहीं होगी, इसलिए यह कथन गलत है। 1960 से 2009 के बीच देश में दुग्ध उत्पादन 3 गुने से अधिक वृद्धि हुई। ये नहीं है, ये हरित क्रांति का काल नहीं था, हरित क्रांति में वृद्धि हुई थी। माध्यमिक क्षेत्र में निर्माण शामिल है। माध्यमिक क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र शामिल है। वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं, स्वरोजगार के रूप में जाने जाते हैं। सही है कि कोई श्रमिक खुद ही कोई रोजगार करने लगे, किसी दूसरे के पास ना करे, खुद रोजगार करे, तो उसे स्वरोजगार कहेंगे। नियोक्ता द्वारा नियमित आधार पर काम पर नहीं रखा जाने वाला श्रमिक क्या कहलाता है, दिहाड़ी मजदूर कहलाता है। फिर सामाजिक गतिविधियों में लिप्त जो लोग असामाजिक गतिविधि, चोरी डकैती का काम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक अशांति। हड़सपर मंडी जो है वो कहाँ पर है, पुणे में है। गैर कृषि गतिविधि जो है वो क्या है, पशुपालन कृषि नहीं बल्कि गैर कृषि गतिविधि है। निवारक दवा, टीकाकरण जो है वो निवारक दवा है। कुशल श्रमिक अधिक आय प्राप्त करते हैं, अकुशल कम और कुशल श्रमिक अधिक आय। फिर है उपभोग के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने के लिए उपभोग के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होने वाला व्यक्ति, मतलब जो न्यूनतम उपभोग भी नहीं कर पा रहा है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, पूर्ण गरीब। गरीबी रेखा का आकलन किसने किया, सबसे पहले दादा भाई नेहरू ने किया था। एक शब्द में उत्तर, गरीब शहरों में रहते हैं। जो गरीब शहरों में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शहरी गरीब कहते हैं। यह एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी मजदूरों को प्रदान करता है। मनरेगा योजना 100 दिनों की मजदूरी की गारंटी प्रदान करता है। अत्यधिक कुशल श्रमिक विदेश में जाते हैं। डॉक्टर कोई बहुत अच्छा है तो वो विदेश में चला जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रेन ड्रेन, यानी हमारे यहाँ का अच्छा ब्रेन ड्रेन यानी विदेश में चला गया। ड्रेन वैसे ड्रेन जो है वो नाली को कहते हैं, लेकिन ब्रेन ड्रेन यानी अच्छे कुशल श्रमिक यदि विदेश चले जाएं। किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि को क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये समूह प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान द्वारा छोटे अनुपात में मितव्ययिता को बढ़ावा देते हैं। स्वयं सहायता समूह जो है वो क्या करते हैं, छोटी छोटी सी बचतों को इकट्ठा करते हैं और मितव्ययिता या बचत को बढ़ावा देते हैं। इन समाजों में सदस्यों के रूप में सामूहिक बिक्री के माध्यम से किसान खुद बेहतर सौदा पाते हैं। सहकारी समिति में क्या होते हैं, कुछ जो किसान होते हैं वो मिल जाते हैं और मिलकर वो इकट्ठे ही आगतों को खरीदते हैं और निर्गत यानी माल को बेचते हैं और लाभ कमाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सहकारी समिति। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान में 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत हो तो उस प्रतिष्ठान को हम औपचारिक क्षेत्र कहेंगे। 10 से अधिक यदि श्रमिक कार्यरत हैं। यह
उस स्थिति में को संदर्भित करता है जिससे श्रम का एक अतिरिक्त इनपुट कोई अतिरिक्त उत्पादन उत्पन्न नहीं करता। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि छिपी हुई बेरोजगारी। जैसे एक घर में मान लीजिए कि 3 जन हैं और वो तीनों एक खेत में काम कर रहे हैं, उस 3 में से एक को हटा दें तब भी उतना ही उत्पादन होगा। तो जो एक व्यक्ति है वो क्या है, छिपा हुआ या प्रच्छन्न बेरोजगार है। यानी अतिरिक्त इनपुट, ये जो अतिरिक्त श्रमिक लगाया है इसने कोई अतिरिक्त उत्पादन नहीं किया। ग्रामीण गरीबी को परिभाषित कीजिए। इस परिभाषा पूछिए, किसी अर्थशास्त्री की लिखना है। प्रोफेसर स्टैनले के अनुसार समष्टि J.L. हैंसन के शब्दों में न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने के लिए जितनी आय की आवश्यकता होती है उससे कम आय होने पर व्यक्ति निर्धन माना जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए हमारे जो योजना आयोग की नई डेफिनेशन है, शहरी क्षेत्र में 28 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 22 रुपये की ज़रूरत है। अगर इससे कम आय यदि किसी व्यक्ति की है तो वह गरीब माना जाएगा। 2 प्रमुख कार्यकर्ताओं के नाम जिनका उद्देश्य गरीबों के लिए भोजन और पोषण में सुधार करना है। तो पहला जन औषधि वितरण, यहाँ पर आप औषधि जोड़ लेना। जन औषधि वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना, ये 3 योजना हैं जो कि गरीबों को भोजन और पोषण मूल्य के सुधार के लिए प्रारंभ की गई हैं। गरीबी की पहचान कैसे की जाती है? पहला तरीका है, यदि आय जो है शहरी क्षेत्रों में 28 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 22 रुपये प्रतिदिन से कम है। उपभोग स्तर ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2200 कैलोरी से कम उपभोग है तो उसे हम ग्रामीण मानेंगे। भारत में गरीबी के 2 कारण बताइए। पहला तो जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, जनसंख्या इतनी ज़्यादा होती है कि वह न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पाती है, इसलिए वह गरीब है। बेरोजगारी के कारण व्यक्ति अपने न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन नहीं कमा पाता, इसलिए गरीबी पाई जाती है। स्वास्थ्य व्यय के 2 रूप। स्वास्थ्य व्यय, पहला तो बीमार कोई व्यक्ति पड़े ना उसके लिए पोषण और स्वास्थ्य के कई कार्यक्रम सरकार द्वारा, इंद्रधनुष कार्यक्रम जिसमें टीके लगाए जाते हैं जिससे बीमार पड़े ही ना हो। फिर यदि बीमार पड़ जाए तो स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास के लिए सरकार के द्वारा व्यय किए जाते हैं। लोग पलायन क्यों करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते हैं? एक तो यदि जिस स्थान पर रह रहा है वहाँ पर्याप्त मजदूरी ना मिले, दूसरा अच्छा रोजगार ना मिले तो वो अच्छे रोजगार की तलाश में दूसरे स्थान पलायन कर जाते हैं। मानव पूंजी और मानव विकास में अंतर देखिए। मानव पूंजी जो है वह साध्य है, साध्य की प्राप्ति के लिए साधन है। मानव पूंजी क्या है? साधन है। अब साध्य क्या है? उत्पादन में वृद्धि के लिए मनुष्य को एक साधन माना जाता है। इस दृष्टि से मानव पूंजी क्या है? एक साधन है। और मानव विकास में मनुष्य का विकास ही साध्य होता है, लक्ष्य होता है। तो मानव पूंजी साधन है और मानव विकास साध्य शब्द है। मानव पूंजी संकुचित अवधारणा है और मानव विकास व्यापक अवधारणा है। भारत में मानव पूंजी निर्माण की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पहला है जनसंख्या वृद्धि। 2 समस्याएं लिखना है। हमारे देश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि जो सरकार है उसके लिए संभव नहीं होता कि वह सभी के विकास के लिए, मानव पूंजी निर्माण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराए, इसलिए यह एक प्रमुख समस्या है। निम्न उत्पादकता। मानव पूंजी निर्माण यानी देश में जो जनता है वह स्किल्ड नहीं है, कौशल युक्त नहीं है, इसके कारण उत्पादकता निम्न है। मध्याह्न भोजन योजना के बारे में संक्षेप में बताइए। मध्याह्न भोजन योजना यानी मिड डे मील योजना, इसमें क्या किया जाता है कि जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें
छात्र छात्राओं को दोपहर में निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। किसानों की ऋण की आवश्यकता क्यों है? किसान जो है वो ऋण क्यों लेते हैं? उनकी कई अल्पकालीन आवश्यकताएं होती हैं, जैसे उन्हें खाद बीज उर्वरक आदि खरीदने होते हैं। दीर्घकालीन आवश्यकताएं, जैसे उन्हें यंत्र हल बैल आदि खरीदने होते हैं, इसके लिए किसान जो है वो ऋण लेते हैं। भारत में ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण क्यों है? ग्रामीण जनता जो है जीवन स्तर सुधारने के लिए वह निम्न जीवन स्तर पर जी रही है, कम वस्तुओं का उपभोग करती है, तो उनके उपभोग का स्तर बढ़ सके और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संरचनात्मक परिवर्तन हो सके, इसके लिए ग्रामीण विकास। यदि आपको कठिन लगे तो आप सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए और पहला जीवन स्तर सुधारने के लिए, ये 2 पॉइंट ऐसे सरल कर सकते हैं। ग्रामीण विकास से क्या समझते हैं? ग्रामीण विकास का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास है, पूरा विकास। जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही जनता का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान करके जीवन स्तर में सुधार लाया जाता है। ग्रामीण विकास में क्या किया जाता है? गांव का समग्र विकास किया जाता है। समग्र विकास मतलब सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास ग्रामीण क्षेत्रों का करना ग्रामीण विकास कहलाता है। कृषि गतिविधियों का विविधीकरण क्या है? यानी कृषि में यदि हम कृषि के साथ साथ विविध गतिविधियां करने लगें तो वो क्या होगा? कृषि का विविधीकरण। अब कृषि के साथ विविध गतिविधियां हम क्या कर सकते हैं? हम एक फसल की जगह विविध फसल उगा सकते हैं। पशुपालन, मछली पालन, कई प्रकार बागवानी आदि कार्य कर सकते हैं, करें तो वह कृषि विविधीकरण कहलाएगा। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? जब व्यापार में तेजी का मतलब होता है हर वस्तु की कीमत बढ़ रही है और मंदी यानी घट रही है। ये चक्र निरंतर चलता रहता है। तेजी में नौकरियां ज़्यादा मिलती हैं और मंदी में नौकरियां चली जाती हैं। तो चक्रीय बेरोजगारी यानी मंदी में नौकरी जाना। तो चक्रीय बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो चक्रीय तेजी, मंदी या व्यापार चक्र के कारण उत्पन्न होती है। एक कार्यकर्ता कौन है? कार्यकर्ता वह व्यक्ति होता है जो शारीरिक, मानसिक श्रम के द्वारा कार्य करता है। जैसे मान लीजिए एक मजदूर है, वह अपने शारीरिक श्रम से और वेतनभोगी अपने मानसिक श्रम से कार्य करते हैं, तो दोनों ही क्या है? कार्यकर्ता हैं। भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के 2 रूप। मौसमी बेरोजगारी, गांव में 6 महीने बुआई कटाई के समय तो रोजगार मिलता है, बाकी समय श्रमिक जो है वो बेरोजगार रहते हैं, तो ये मौसमी बेरोजगारी। प्रच्छन्न अदृश्य बेरोजगारी, यदि मान लीजिए घर में 4 लोग हैं और चारों खेती कर रहे हैं, 4 में से यदि हमने 2 को हटा दिया तब भी उत्पादन उतना ही होगा, तो 2 लोग क्या हैं? प्रच्छन्न बेरोजगार कहलाएंगे। रोजगार का अर्थ बताइए। रोजगार से आशय ऐसी स्थिति से जिसमें ऐसे व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने की योग्यता और सामर्थ्य रखते हैं उन्हें कार्य प्राप्त नहीं होता। मान लीजिए कि आप 200 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दर पर कार्य करने की इच्छा भी रखते हैं और आपको कार्य करने की आपके पास योग्यता भी है, आवश्यक डिग्री भी है, सामर्थ्य भी है और आपको अपनी योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाए तो वह आप क्या कहलाएंगे? रोजगार कहलाएंगे। यदि आपको बेरोजगारी की परिभाषा आए तो आपको यही लिखना है, रोजगार की जगह बेरोजगार और कार्य प्राप्त नहीं होता। बस ये बेरोजगारी की परिभाषा हो गई। बेरोजगारी के दुष्परिणाम। पहला, बेरोजगार व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है। वह राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां करता है। बेरोजगारी से राष्ट्र की श्रम शक्ति का ह्रास होता है। वैयक्तिक विघटन, उस व्यक्ति का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से विघटन होता है। सामाजिक विघटन, वह समाज में चोरी डकैती जैसी अवांछित कृत्य करने लगता है। थैंक यू।